आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि तारिक रहमान आएगा तो भारत के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, सब चंगा सी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि ये आदमी बहुत खतरनाक है। इसने अपने ईगो के चलते शेख हसीना को मरवा दिया था लगभग लगभग। अजीब बात है कि शेख हसीना का जो बेटा है वाजिब जॉय, जो इस समय भारत में ही है, और खालिदा जिया का जो बेटा है तारिक रहमान, जिसको डार्क प्रिंस बोला जाता है, क्लेप्टोमेनियाक है ये। आपको क्या लगता है, अगर ये भारत से दोस्ती करेगा तो ये दोस्ती जो है ये बांग्लादेश के लिए होगी? नहीं, ये इसके लिए होगी। भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो इंडिया के पास फिलहाल तो कोई चॉइस है नहीं। बात करेंगे एक एक चीज़ों पर, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये हमारी बहुत ही शानदार कोर्स है। बहुत सारी मैनिपुलेशन टेक्निक, दुनिया की सारी मैनिपुलेशन टेक्निक हम आपको बताएंगे। टोटल 120। 2 जनवरी से क्लास शुरू होगी, तो पहले में हम आपको मैनिपुलेशन टेक्निक्स बताएंगे, दूसरे में इससे कैसे निपटे वो बताएंगे। 500 रुपए का कोर्स है, 50% ऑफ है, 600 का नहीं है ये। ओके, तो अगर हम तारिक रहमान की बात करते हैं तो कौन है तारिक रहमान? तारिक रहमान खालिदा जिया का बेटा है। अब ये खालिदा जिया कौन है? खालिदा जिया जिया और रहमान की विधवा है। अब ये जिया और रहमान कौन है? जिया और रहमान जो है वो मिलिट्री जनरल थे, ठीक है, जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की सत्ता को चैलेंज किया था। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को मार डाला गया था। शेख हसीना बच गई क्योंकि वो उस समय जर्मनी में थी, फिर भारत आई, यहां पे रही, फिर वो गई वापस बांग्लादेश, वरना वो भी नहीं बचती। 9 साल के पोते तक को मार दिया गया था। ऐसा खतरनाक पावर स्ट्रगल जो है हमको देखने को मिला था, ठीक है। अब जिया और रहमान को भी मार दिया गया था, तो उनकी विधवा खालिदा जिया ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खड़ी की, और अगेन ये एंटी इंडिया रेटोरिक पे आई थी। अब ये एंटी इंडिया रेटोरिक पे आई, इसने जमात के साथ इलेक्शन लड़ा और खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। 2008 तक तो इनके पास सत्ता रही, लेकिन फिर सत्ता आ गई शेख हसीना के पास, ठीक है। अब सत्ता की इस लड़ाई में एक आदमी था जिसका नाम है तारिक रहमान। अभी ये लगभग 40 साल का है। ये अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ आया है यहाँ पे, और बांग्लादेश में लगभग हर बांग्लादेशी ने इसका स्वागत किया। ऐसा लग रहा है कि भैया अब बांग्लादेश में नई सुबह आएगी। 13 फरवरी को इलेक्शन होगा, और अगर तारिक रहमान यहाँ पे रहता है, शायद किसी को पावर तो नहीं मिलेगी, लेकिन हो सकता है जमात और ये दोनों मिलकर, जमात और बीएनपी मिलकर एक बार फिर से सत्ता बनाए, और तारिक रहमान माइट भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या ये भारत के लिए अच्छे साबित होंगे? अगर जमात के साथ सरकार बनी तो आप भूल जाइए। अगर ये अकेले सरकार बना ले तो शायद सही है। मोहम्मद यूनुस से तो हर कोई बेटर ही है। जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस काम कर रहा है, भारत के खिलाफ काम कर रहा है, तो उससे तो हर कोई बेटर है। अब दोस्तों, तारिक रहमान की थोड़ा इतिहास जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा सा इस लेक्चर से मैं डिटूर ले रहा हूं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक लेक्चर लिया था, एक डिबेट हुई थी गॉड की, भगवान की, लल्लन टॉप पे। मैं एक चीज बोलता हूं कि आप हैं तो हम हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अगर आप मुझ पर गुस्सा भी करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ गलती की होगी। अगर मैंने कुछ भी गलती है तो आप मुझे करेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ का करेक्ट करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, कुछ थोड़ा सा, मुझे पता है कि आप मुझसे उम्मीद करते हैं, इसलिए आप ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन उस वीडियो में मैंने एक पैटर्न देखा। पैटर्न ये था, और ये मैं सबके वीडियो पे देख रहा हूं, जो भी मुफ्ती साहब के अगेंस्ट बोल रहा है, मैं ये देख रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग, ठीक है, एक पर्टिकुलर जमात के, वो आके स्पैम करना या ट्रोल करना शुरू कर देते। अब मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, भाई कुछ और काम कर लो, ठीक है, थोड़ा सा अपने अंदर झांक लो। इतनी नफरत क्यों पाल रहे हो? मुफ्ती जी की ही बात सुन लो। सब के सब अनपढ़ जाहिलों की जमात खड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और ये लोग लगे हुए हैं। मुझे बिल्कुल पसंद, मतलब इतना भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, अगर आपको स्टडी ग्लोस पसंद है तो आप बिल्कुल देखिए, हम आपके साथ हैं। नहीं पसंद है तो पहली फुर्सत में निकल जाइए। मुझे बिल्कुल नहीं जरूरत है। 95% सब्सक्राइबर या जो भी देखते हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 5% को जबरदस्ती कुछ ना कुछ करना होता है, ठीक है। उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाली दे के बात करना, किसी को गाली देना, किसी को कुछ कहना, एक दूसरे के धर्म पे जो है वो, तो ये सब ना यहाँ पे चलेगा नहीं। तो ये तो मैं यूट्यूब से बोलूंगा कि भाई एक ऐसा ऑप्शन देना कि तुरंत वहां पे ब्लॉक का भी ऑप्शन हो। एक्चुअली अभी ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आता है। जब आप वो 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, मैं प्रोफाइल में जाकर उनको ब्लॉक करता हूं, ठीक है ना, कि भाई अभी निकलो। आप जो कहते हैं कि अनसब्सक्राइब कर दो, भाई तुरंत, अभी 1 सेकंड नहीं लगेगा, निकलो आप यहां से। मुझे जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की, ऐसे नेगेटिव लोगों की। वाकई आप लोगों का मैं हमेशा कृतज्ञ हूं। भाई मैं सनातनी हूं, तो मरते दम तक हम सनातन करेंगे और सारे धर्म की रिस्पेक्ट करेंगे, उनके बारे में भी बताएंगे। अभी हमने इस्लाम पे भी लेक्चर लिया था, प्रॉफिट मोहम्मद पे भी लेक्चर लिया था, सब पे लेक्चर लिया। जिनको नफरत,
जिनको नफरत है उनको नफरत ही फैलानी है। अब मैं देख रहा था कि उसमें बहुत सारे लोग अंधभक्त, भाई अगर मैंने हिंदुइज्म की तारीफ की, जो कि करनी भी चाहिए, तो अंधभक्त हो गए। अंधभक्त तो आप क्या हो? अगर ऐसा अंधभक्त है तो भैया हम अंधभक्त हैं, आप बहुत बड़े वो हो, आप निकल जाओ। मैं तो भाई सिंपल सिंपल बोलता हूं कि आप अपनी इनसिक्योरिटी या अपने फेलियर को यहां मत चिपकाओ। ओके, बाकी हमारी टीम देखती है, मैं वैसे कमेंट्स नहीं देखता हूं, कुछ वीडियोस पे देखता हूं, कुछ पे इसलिए नहीं देखता क्योंकि मुझे इतना वक्त नहीं मिलता, लेकिन मुझे टीम मेरी बताती है। तो कल मुझे टीम ने बताया तो मुझे लगा क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी भैया आपकी वजह से ही हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, आप हमको इतना प्यार देते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आपके साथ ये ज्ञान बांट रहे हैं। और अगेन थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों के सपोर्ट का। चलो अब हम शुरू करते हैं। तो द एज्योर, अब ये नाम कहां से आया द एज्योर? ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, लग्जरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आज है। अब ये ढाका के बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, बहुत खूबसूरत, पूरा हर जगह ग्लास लगा है, स्टील का कमाल का काम और डोमिनेटिंग स्काईलाइन है। जब आप ढाका पे एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको एज्योर की बिल्डिंग मिलेगी। लेकिन आपको पता है कि यहां पे एक समय हवा भवन हुआ करता था। अब ये जो हवा भवन है या हवा भवन, ये पता है क्या था? यहां पे बैठता था तारिक रहमान, और ये रहमान डकैत से कम नहीं था, बल्कि उससे ज्यादा खूंखार था, क्योंकि यहां पे एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसमें प्योर मसल पावर दिखती है। कोई भी शर्म नहीं, कमाएंगे दबा के कमाएंगे, चाहे हमको किसको भी उड़ाना पड़े, किसको भी मारना पड़े, हम राक्षसों से भी हाथ मिला लेंगे। अगर वो पैसा टेबल पे रखते हैं तो अपने ईमान को भी बेच देंगे। दोस्तों ये सब हुआ है। एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर 2001 से लेकर 2006 तक, खालिदा जिया भले ही प्रधानमंत्री हो, लेकिन जो पावर थी उस समय एक केयर टेकर गवर्नमेंट चलती थी। जमात और बीएनपी ने मिलकर पावर जो है वो शेयर किया था और सरकार बनाई थी। अब 6 किलोमीटर था गण भवन जो आज भी है, वहां पे खालिदा जिया बैठती थी, लेकिन असली पावर सेंटर यहां से चलता था। खालिदा जिया को सब मालूम था कि उनका बेटा क्या कर रहा है, लेकिन खालिदा जिया ने कभी चू तक नहीं, क्योंकि खालिदा जिया को और जितने भी मंत्री हैं उनको बनानी थी प्रॉपर्टी। क्या विश्वास करेंगे कि उस समय जो कैबिनेट थी उसमें 60 मंत्री हो गए थे, 60। इतने सारे मंत्री क्या कर रहे हैं? सबसे पैसा जो खाया था। छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाना है तो पहले आपको तारिक रहमान को पैसे देने होते थे, पहले जाके आप रिश्वत दीजिए और उसके बाद जो है आप कुछ भी काम करिए, राइट? कुछ इस तरीके का हिसाब किताब था। और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो भैया भगवान आपकी सुरक्षा करे, हम तो भैया सुरक्षा नहीं दे सकते। इतनी मसल पावर यहां पे देखने को मिलती थी। मिनिस्ट्री तेल लेने गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रही कि ये काम करना है, हवा भवन कह रहे ना ना हम ये करने ही नहीं देंगे। सारे डिसीजन वही लिए जाते थे। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी तो खाली नाम की थी जब इमरजेंसी लगी थी, असली डिसीजन तो संजय गांधी लेते थे। ठीक वैसे ही कि खालिदा जिया तो नाम की थी, असली डिसीजन तो लेता था उनका बेटा तारिक रहमान। और 23 नवंबर से खालिदा जिया अपने डेथ बेड पे है, हॉस्पिटल में है, और तारिक रहमान आ गया है वापस। अब आप बोलेंगे सर ये गया क्यों था? ग्रेनेड हमला करवा दिया था शेख हसीना के ऊपर, इसकी भी हम बात करेंगे। साउथ एशिया का मोस्ट ऑडेशियस आर्म्स स्मगलिंग ऑपरेशंस यहां से रन होता था। कि कहां पे हथियार चाहिए, ड्रग्स चाहिए, हम हैं, हमको ढाका में ये बिल्डिंग में कांटेक्ट करो, पूरी दुनिया में हथियार बांट देंगे, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला देंगे। और आतंकी लिंक थे भैया तारिक रहमान के, आतंकी लिंक थे। अब आप बोलेंगे सर भारत के लिए जरूरी क्यों है? अभी उस पर हम आएंगे, थोड़ी देर में हम आएंगे। फाइल्स जो है, अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पास आप कोई फाइल भेज रहे हैं बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप तारिक रहमान के पास फाइल भेज रहे हैं 1 सेकंड में काम हो जाएगा, क्योंकि फाइल के नीचे आप पैसा भेज रहे हैं। समझ रहे हो? तो बहुत खतरनाक तरीके से यहां पे ये सरकार चलाता था, इसीलिए इसको डार्क प्रिंस बोला जाता है। अमेरिकन तो कहते हैं कि भाई ऐसा खतरनाक पॉलिटिशियन जो उस समय बांग्लादेश की वायलेंट पॉलिटिक्स है शेप किया, इसने देश के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए बहुत कुछ किया, और इतना बड़ा मेनियाक शायद ही कोई दूसरा हो बांग्लादेश में। यह चीज है। अमेरिका ये कहता है कि ऐसी पॉलिटिकल इतनी गजब समझ, राजनीति की इतनी जबरदस्त समझ, और वो कनिंगनेस कि राजनीति पॉजिटिव तरीके से नहीं नेगेटिव तरीके से दूसरों का यूज करके कैसे फेंकना है, ये इनको आता है। बिजनेस से लेकर पॉलिटिकल एस्पायरेंट से लेकर सब कुछ यहां पे होता था। पूरी सरकार यहां पे चलती थी और सीधा रिश्वत मांगी जाती थी।
आमतौर पर रिश्वत मांगने में कोई भी इंसान हिचकिचाता है, ये सीधा रिश्वत मांगता था। विकीलीक्स में 2011 में तो ये बताया है कि इसने तो ये बोला था कि अमेरिका को भी यहां पे मत आने दो, अमेरिका की एंट्री को ब्लॉक करो। ये चीज है। 2005 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश को दुनिया की सबसे करप्ट कंट्री बोला था। पता है क्यों? और 3 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, उनकी फंडिंग कैंसिल कर दी थी वर्ल्ड बैंक ने, और उसका रीजन ये था कि जितनी भी इससे पहले फंडिंग भेजी थी, पैसा बांग्लादेश को डेवलपमेंट में नहीं, सब इन पॉलिटिशियंस की जेब में जाता था। सब कुछ, अगर कोई भी प्रोजेक्ट लग रहा है तो उसका आधे से ज्यादा पैसा पहले आपको तारिक रहमान को देना होता था, और जब वो प्रोजेक्ट चलेगा तो उसके भी किकबैक्स आते थे। एक्सटॉर्शन रैम्पेंट, क्या बिहार में किडनैपिंग होगी जो यहां पे होती थी? पोर्टफोलियो ट्रेडिंग यू। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि 1971 के बाद बांग्लादेश के पास भी अच्छा टाइम था, 50 साल थे, लेकिन बांग्लादेश और नीचे चला गया। वो डेवलपमेंट तो भूल जाइए, क्योंकि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस और लीडर थे उन्होंने बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि सीमेंस ने, जो बहुत बड़ी कंपनी है, उसने 2% कमीशन दिए जितनी भी डील्स हुई तारिक और उनके ब्रदर अराफात रहमान कोको को, जो कि मर गया 2015 में। चाइनीज हार्बिन ने लगभग $750 लाख दिए ताकि 80 मेगावाट पावर प्लांट कॉन्ट्रैक्ट मिले। मॉर्निंग कंस्ट्रक्शन ने $4.5 लाख दिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। तारिक के ऊपर इल्जाम लगा कि इसने लगभग 2.1 करोड़ टका, ठीक है, इतने सारे पैसे लिए ताकि मर्डर केस जो है वो फाइल किया जा सके एक पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट सन के ऊपर, क्योंकि उसने उसको पैसे नहीं दिए। तो एक तरीके से गुंडा राज था, पूरी तरीके से गुंडा राज था। ये चीज है। और टेरर लिंक्स थे तारिक रहमान के, अभी भी टेरर लिंक्स है। बीएनपी जो है, बीएनपी को उस समय जीतना था इलेक्शन, हवा भवन ने कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन किया, ऐसे कैंडिडेट पिक किए जो जीते। अब उसमें अच्छे हो कैंडिडेट, चाहे आतंकवादी हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका और बांग्लादेश, ये दोनों ही ऑफिशियल्स ने बोला था कि भाई जीएमबी, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, और जीएमजेबी, जगराता मुस्लिम जनत बांग्लादेश, तारिक अहमद के हुजी हो गया, और ये इन सबसे लिंक थे। ये सब आतंकी संगठन है, डेंजरस है। और शेख हसीना के ऊपर तो भैया हुजी बांग्लादेश के साथ मिलकर इन्होंने ग्रेनेड अटैक करवाया था 2004 में। 21 अगस्त 2004 को एक ग्रेनेड अटैक, उस समय शेख हसीना सबसे बड़ी ऑपोजिशन लीडर थी। अब शेख हसीना के बेटे बताते हैं कि तारिक रहमान ने बोला था कि शेख हसीना को मार दो, मुझे वो मुर्दा चाहिए, जिंदा नहीं चाहिए, मुर्दा चाहिए, ठीक है। वो मीटिंग में प्रेजेंट थे जब ये सब हुआ, और उस समय ऐसे भयानक, मतलब हमने मंजर देखे। शेख हसीना तो बच गई, भगवान की कृपा थी, लेकिन काफी लोग उसमें मारे गए। ये चीज है। उसके बाद फिर जो चिटगोंग आर्म्स हॉल केस हुआ था 2004 का, उसमें भी लुत्फुजमन बाबर था, ये इन्वॉल्व था, जो कि तारिक अहमद का काफी क्लोज एड माना जाता है। ये हिसाब किताब है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने उस समय डॉक्यूमेंट किया था कि हिंदू, अहमदीज, जर्नलिस्ट, वुमेन, इन सब कम्युनिटी पे बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। 18,000 वायलेंट इंसिडेंट जो है वो देखे गए थे 2001 के बाद, 2001 से लेकर 2006 तक, और ये वो है जो रिपोर्टेड है। अनरिपोर्टेड है वो तो 18,000 भी वैसे एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप समझ रहे हो। अब जैसे ही 2008 में शेख हसीना आती है, तारिक रहमान की उल्टी गिनती शुरू। 2009 में हवा भवन को तोड़ दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया, और वही एज्योर बिल्डिंग बनाई गई। 84 केसेस जो है वो तारिक रहमान के ऊपर फाइल किए गए, इसको अरेस्ट किया गया, जेल में बहुत टॉर्चर किया गया। उसके बाद कोर्ट ने बोला, और मेरे ख्याल में ये सरकार के साथ इसका वो भी रहा होगा, कि तुम लंदन चले जाओ, दोबारा यहां पे आना नहीं। तो तब से लेकर अभी तक ये लंदन में था। अब 2024 में रेवोल्यूशन हुआ, और अब डार्क प्रिंस जो है वो वापस आए हैं। लेकिन भारत के लिए कितना बढ़िया क्यों है ये? क्योंकि भारत इसको खरीद सकता है। भारत अगर चाहे तो अपने हिसाब से तारिक रहमान को चला सकता है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश बेटर हो, भारत चाहता है कि बांग्लादेश में डेवलपमेंट हो, भारत चाहता है कि बांग्लादेश में सबकी भलाई हो, लेकिन उसके लिए आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। फेब में इलेक्शन होंगे। मोहम्मद यूनुस आपने देखा, जमात जीत गई तो भगवान ही भरोसे। और देखिए उस समय जमात और बीएनपी ने साथ में इलेक्शंस लड़े थे, लेकिन अब जमात और बीएनपी में 36 का आंकड़ा है, ये लोग साथ में नहीं आने वाले हैं, ये आप मान के चलिए। और नई नई छोटी छोटी और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सामने आई है। लेकिन दोस्तों, तारिक रहमान जो है डेंजरस आदमी है, भारत इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। और मैं ये बोलूंगा कि हाँ, ये भारत के लिए जरूरी है, बट बहुत देख समझ के कदम रखने पड़ेंगे भारत को। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मैनिपुलेशन की शानदार मास्टर क्लास, इसको अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।